तो हम व्याकरण पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण में। आज दूसरा पाठ, द्वितीय अध्याय, संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण शुरू करते हैं। व्यवहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है, यानी किसी नाम से पुकारा जाता है। इसी नाम को संज्ञा भी कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का बहुत महत्व है। उनका प्रयोग लाघव के लिए किया जाता है। लाघव यानी लघु करने के लिए, किसी नाम को संक्षिप्त या छोटा करने के लिए। संज्ञाओं एवं परिभाषाओं को समझने से व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। कुछ संज्ञा एवं परिभाषा नीचे दी जा रही है। पहला है आगम। किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाता है तब वह आगम कहलाता है। यानी जैसे कोई शब्द जिसमें दिया गया है वृक्ष प्लस छाया, तो वृक्ष और छाया का जब हम संधि करते हैं, इसमें कौन संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जब करते हैं तब क्या होता है? इसमें च का आगम होता है, यानी ये बीच में च आ जाता है व्यंजन संधि में। इसी तरह यहाँ पे वृक्ष में अ एवं छाया के छ के मध्य च का आगम हुआ है। अगला है आदेश। किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है तब वह आदेश कहलाता है। शत्रुवादेश। जैसे यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि, ये यण संधि का उदाहरण है। आपको पता होगा यण संधि। यण संधि में यदि प्लस अपि इस तरह होता है, तब यहाँ ई के स्थान पर यह आदेश हुआ है। ई के स्थान पर यह आदेश है। यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है। पूर्व तथा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ आदि रूप में एक आदेश भी होता है। जैसे दीर्घ संधि होती है उसमें एक आदेश होता है। जैसे आ प्लस आ मिलके आ बनते हैं, अ प्लस आ बन के भी आ बनते हैं। इस तरह से वो दीर्घ संधि में भी एक आदेश होता है। अगला है उपधा। किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। जैसे चिंत में त अंतिम वर्ण है और उससे पूर्व न उपधा है। जैसे महत में अंतिम वर्ण त से पूर्व होती ह में विद्यमान अ उपधा संज्ञक है। इसमें महत लिखा हुआ है, इसमें त से पहले जो ह है वो उपधा है। यहाँ पे त से पहले ह उपधा है। अगला है पद। संज्ञा के साथ सु, औ, जस आदि नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्यय एवं तिप, तस, झी आदि क्रियापदों में आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक हैं। सु, औ, जस आदि तथा धातुओं के साथ ती, तस, त आदि विभक्तियों से जुड़ने से सुबंध और तिरंग शब्दों की पद संज्ञा होती हैं। यथा राम, रामो, रामा एवं भवती, भवत, भवन्ति। केवल पठ, नम, व तथा राम इत्यादि को पद नहीं कह सकते। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संख्या नहीं होती उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। पद यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है? अभी बताओ कि जो हम पढ़ते हैं शब्द रूप में हम पढ़ते हैं राम, रामो, रामा, तो वो सारे क्या है? वो पद हैं। वो 21 प्रत्यय होते हैं उसमें पूरे राम, रामो, रामा वाले उसमें। और इसमें एक धातु रूप जब हम पढ़ते हैं तो धातुओं के साथ जब पढ़ते हैं, जैसे पढ़ती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, तो वो भी क्या है? वो भी पद हैं। यानी शब्द के वाक्य में किसी के साथ जुड़ते हैं उन्हें पद कहते हैं। हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि एक वाक्य में जब कोई शब्द का प्रयोग करते हैं तब वो पद कहलाता है, तो यहीं पे वो भी पद ही है। अगला है निष्ठा। कत और कत्वतु प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। कत्व और कत्वतु इनके योग से भूतकालिक क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। जैसे गत यानी जा चुका, गतवान यानी जा चुका, इसका भी अर्थ ये होता है। अगला है विकरण। धातुओं और तिंग प्रत्ययों के बीच में आने वाले शब्द शयन, स्नु आदि प्रत्यय विकरण कहलाते हैं। यथा भवती में भू प्लस ती के मध्य शप हुआ है, यानी इसमें जब संधि करते हैं तो भू प्लस ती का होता है भवती। ये आपकी यण संधि का उदाहरण है। और इसमें अब आया है, इसमें आयादि संधि का उदाहरण है ये। जैसे भवती शब्द होता है, भवती, इसमें भू प्लस अति होता है। भवती में भू प्लस अति होता है, भू प्लस अति। इसमें अव आया है, इसमें अव, आव, ये सारे शब्द आते हैं। अव, आव,
या अय, वो सारे अयादी संधि का उदाहरण होते हैं। तो अय, आय, अब, आव, यो अयादी संधि का उदाहरण। तो इसमें जो विकर्ण उसे कहते हैं जिसमें कोई मध्य में कोई शब्द है, जैसे शप्त, भूपति, इसमें अ जो शब्द है वो विकर्ण, ये क्या है, ये विकर्ण है। भू प्लस अति, अ प्लस ति, भूपति। विकर्ण भेद से धातुएं 10 विभिन्न गणों में विभक्त होती हैं। जब हम धातु पढ़ेंगे तब ये 10 गण हैं वो हम पढ़ेंगे। अगला है संयोग। संस्कृत के में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है। यह एक पारिभाषिक शब्द है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका अर्थ हलवंतरा संयोग किया है, अर्थात स्वर रहित व्यंजनों के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को संयोग कहते हैं। यथा महत्व में त तथा व का संयोग है। इसी प्रकार राम उद्यानम गच्छति, उद्यानम में द और य तथा गच्छति में च और छ का संयोग है। अयम रामस्य ग्रंथ अस्ति, रामस्य में स और य, यहाँ पे आधा अक्षर जो है वो, और ग्रंथ में ग और र तथा न और थ, ये अस्ति में स और त का संयोग है। जहाँ पे आधा अक्षर है वहाँ पे संयोग होता है। अगला है संहिता। वर्णों के अत्यंत समीप्य अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होते हैं। यहाँ पे देखने योग्य स्थिति जहाँ पे सामीप्य ज़्यादा होता है वहाँ पे संधि कार्य होता है और उसमें परिवर्तन होता है। जैसे वाक प्लस ईश में क ई के साथ मिलने से अत्यंत सामीप्य के कारण यहाँ पे वागीश बना। क का तृतीय वर्ण, इसमें संधि हुई है व्यंजन, व्यंजन संधि होती है उसमें। जश्त्व संधि का उदाहरण है। जब हम संधि पढ़ेंगे तब और इस विस्तार से पढ़ेंगे। संप्रसारण, यण, य व र ल के स्थान पर इक अ इ उ री के प्रयोग को संप्रसारण कहते हैं। जैसे यज का इज, इज्जते, वच का उच्च, उच्चते। वच क्या करता है, बोलना, वच करता है बोलना, और उच्च यानी इसका भी अर्थ में बोलना। तो इस तरह ये पाठ पूरा होता है। कल हम अगला पाठ पढ़ेंगे।